नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं विश्व की जलवायु के बारे में। फुल डिटेल में हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, यानी कि जलवायु क्या होती है, जलवायु के बारे में हम सारी चीज़ें, मौसम और जलवायु के बीच में अंतर भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम देखेंगे। जलवायु प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो ये सारा जो कंप्लीट है हमारा इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, जलवायु से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मौसम से संबंधित कुछ चीज़ें। जैसे मौसम होता क्या है। मौसम आपको पता होगा, सामान्य भाषा में अगर बोले तो मौसम एवं जलवायु हम एक ही अर्थ निकालते हैं अगर बात करें मौसम और जलवायु की। परंतु दोनों में क्या है, भिन्न भिन्न अर्थ यहाँ पे निकल सकते हैं दोनों के, और काफ़ी अंतर यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में। मौसम जलवायु की जो होती है एक प्रकार से अल्पकालीन घटना होती है। अल्पकालीन जो दशा होती है या घटना होती है वो हम क्या बोल सकते हैं, मौसम बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि यदि सूर्य प्रकाशित होता है, आकाश स्वच्छ बादल रहित होता है तथा मंद मंद शीतल जो है हवा चल रही है, एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि मौसम बड़ा सुहावना है। इस प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं। परंतु उसी के दूसरे विपरीत अगर बोलें कि अचानक वर्षा होने लगी है, तीव्र प्रचंड आंधी चल रही है और घने बादल छा गए हैं, तो हम उस समय कह उठते हैं कि मौसम बड़ा खराब है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं मौसम के संबंध में। परंतु ये जो होती है एक प्रकार की अल्पकालीन घटना होती है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक दशा को प्रकट करता है। इसके विपरीत जलवायु शब्द किसी स्थान अथवा प्रदेश के मौसम में दीर्घकालिक औसत का बोध कराता है। तो ये तो बात हो गई मौसम की। इससे संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं मौसम से संबंधित। तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे मौसम की बात करें तो मौसम की एक प्रकार से क्या है, अल्पकालिक जो दशा होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं किसी स्थान या फिर प्रदेश की अल्पकालिक, यानी वायुमंडल की जो अल्पकालिक घटना होती है, वायुमंडलीय दशा को प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक जो वायुमंडलीय दशा है उसको प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरी चीज़ अल्पकालीन दशा को भी ये दर्शाता है। दूसरी चीज़ क्या हो गई, अल्पकालीन दशा को ये दर्शाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक प्रकार से मौसम किसी स्थान की अल्पकाल की संपूर्ण वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है। तो ये जो वायुमंडलीय दशा है उसका ये संपूर्ण योग भी एक प्रकार से होता है। इसके अलावा हम देखें तो वायुमंडलीय संचरण, आर्द्रता एवं वर्षण के माध्यम से सूर्य ताप तथा उत्पन्न जो विषमता है उसको दूर करने का ये प्रयास करता है। मौसम क्षण प्रति क्षण जो है परिवर्तित होते रहता है। जैसे कि हमने अभी देखे थे, मौसम अच्छा है, उसके बाद बारिश होने लगी तो मौसम खराब है। तो ये परिवर्तित होते रहता है। तो ये मौसम से संबंधित कुछ चीज़ें थी। अब जान लेते हैं जलवायु से संबंधित चीज़ें। जलवायु होती क्या है। जलवायु का मतलब होता है, देखिए ये भी किसी स्थान की जो है दशा को प्रदर्शित करती है, परंतु ये एक प्रकार से पूरा योग होता है। जैसे मान लीजिए हम लगभग 30 वर्षों का योग अगर देखें तो वो कहलाता है जलवायु। जैसे मान लीजिए स्थान के जो वातावरण है उसको तो ये व्यक्त करती है, ठीक है, व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। और मौसम से काफ़ी एक प्रकार से करीब है। परंतु जलवायु और मौसम में काफ़ी अंतर कैसे देखने को मिलता है। जलवायु बड़े भूखंडों के लिए, बड़े कालखंडों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा मौसम जो होता है अपेक्षाकृत छोटे कालखंड या छोटे स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे अगर बात करें हम आज से 30,000 साल पहले पृथ्वी की जो जलवायु थी उसका आज की अपेक्षा वो गर्म हुआ करती थी। तो इसको हम एक प्रकार से जलवायु बोल सकते हैं। परंतु मौसम आज की अपेक्षा गर्म था, यह कहना गलत है। तो जलवायु हम इस प्रकार से देख सकते हैं, आज से 30,000 साल पहले पृथ्वी की जलवायु आज की अपेक्षा गर्म थी। कुछ विशेषता इसकी है जलवायु की, जैसे लंबी जो काल अवधि उसकी औसत जो होती है मौसम की दशाओं को परिचायक होती है। मतलब जैसे अभी हमने बात की 30,000 साल की, तो लंबी कालावधि के औसत मौसम की दशाओं की परिचायक होती है। केवल इसमें सांख्यिकीय औसत ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं दीर्घकालीन अवधि में उत्पन्न जो वायुमंडलीय विक्षोभ है एवं जो परिवर्तन है वो सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जलवायु एक विस्तृत प्रदेश की, अभी हमने बात किए थे मौसम छोटे प्रदेश और ये विस्तृत प्रदेश की जो वायुमंडलीय दशा होती है, ठीक है, उसको ये प्रतिनिधित्व करती है। जलवायु द्वारा पृथ्वी एवं वायुमंडल में दीर्घकालीन ऊर्जा एवं पदार्थों के विनिमय की जो प्रक्रिया उसका आभास किया जाता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं जलवायु किसी प्रदेश की स्थानीय वायुमंडलीय विशेषताओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं इसके प्रकार को सम जलवायु और विषम जलवायु के अंतर्गत बांटा गया है।
जैसे सम जलवायु क्या होती है, सम जलवायु का मतलब होता है जैसे गर्मी होती है, ठीक है, और दूसरा ठंडी। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए गर्मियों में ना तो अधिक गर्मी और ठंडी में ना तो अधिक ठंडी, तो इस प्रकार अगर व्यवस्था बनी हुई है तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि तापमान में जो है एक प्रकार से औसत बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सम जलवायु। मतलब हम देख सकते हैं कि जो समुद्र है, समुद्र के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है। ऐसे जलवायु में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। जैसे केरल के अंतर्गत अगर देखें तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, इसमें इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु, यानी कि गर्मी में ना तो अधिक गर्म, ठंडी में ना तो अधिक ठंडी, तो तापमान में एक प्रकार से तापांतर बहुत कम पाया जाता है, तो इस प्रकार की जलवायु को सम जलवायु बोला जाता है। इसके अलावा विषम जलवायु, तो विषम जलवायु की अगर बात करें हम, तो विषम जलवायु उस जलवायु को कहा जा सकता है जहाँ गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, यानी कि अगर बात करें हम यहाँ पे गर्मी की और ठंडी की, तो गर्मी में अत्यधिक गर्मी और ठंडी में अत्यधिक ठंडी यहाँ पे पड़ती हो और तापमान वर्ष भर असमान रहता हो। ऐसे जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों तथा समुद्र से दूर के भागों में पाई जाती है। सूर्य की किरणों से जल की अपेक्षा धरती दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जल्दी ठंड हो जाती है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विषम जलवायु कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे जोधपुर की अगर बात करें, जोधपुर मतलब राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा अमृतसर की अगर बात करें, अमृतसर अर्थात पंजाब, तो यहाँ इसी प्रकार की जलवायु हमको देखने को मिलती है, विषम जलवायु। इसके अलावा जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्व जो है वो हम देख सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिलता है, जैसे कि अक्षांश, उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, समुद्री प्रभाव और पवन की दिशा, ये सभी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए देखिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे अक्षांश है, तो अक्षांश क्या होता है, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड होता है। जैसे हमने देखे थे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आड़ी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं, जो कि 180 होती है, 181 होती है हालांकि, परंतु हम 180 उसको गिनते हैं क्योंकि 0 डिग्री का अगर गिन लिया जाए तो 181 होती है, 90 ऊपर होती है, 90 नीचे होती है और एक 0 होती है। तो जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश बोला जाता है। और धरातल पर, धरातल मतलब धरती पर ताप का वितरण जो है अक्षांश के अनुसार ही होता है। पृथ्वी पर हम देखें तो प्राप्त जो सूर्य ताप है उसकी मात्रा सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर करती है। जैसे सूर्य की किरण यहाँ तेजी से पड़ रही, मतलब सीधी पड़ रही, तो यहाँ तापमान ज़्यादा होगा और इधर कम होगा, ऊपर घटते जाता है। तो ये सूर्य ताप की मात्रा अक्षांश के कारण ही निर्धारित की जाती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो हम देख सकते हैं वहाँ का तापमान अधिक रहता है, और ध्रुवों पर ये तिरछे पड़ती है इसलिए वहाँ का तापमान कम रहता है। तो हम देख सकते हैं जलवायु का निर्धारण जो है अक्षांश के अनुसार हम देख सकते हैं, काफ़ी ये महत्वपूर्ण है जलवायु को प्रभावित करने में। किरणों को धरातल तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के अधिक वेग को पार करना पड़ता है, जो मतलब ध्रुवों पर। अतः ध्रुवों की ओर के भागों में सूर्यताप की जो कम प्राप्ति के कारण यहाँ तापमान कम रहता है। फिर देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई मतलब किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे धरातल से अगर बात करें, धरातल से अधिक ऊंचे भाग तापमान और वर्षा को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसके साथ साथ तापमान घटता जाता है, ठीक है। अगर ऊंचाई है तो तापमान क्या होगा, घटेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वायु हल्की होती जाती है। ऊपर की वायु के दाब के कारण नीचे की वायु ऊपर की वायु से अधिक घनी हो जाती है तथा धरातल के निकट वायु का ताप ऊपर की वायु के ताप से अधिक हो जाता है। अतः हम बोल सकते हैं स्थान मतलब जो स्थान समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचा होगा वह इतना ही अधिक ठंडा होगा, क्योंकि वहाँ तापमान में कटौती हो जाती है या गिरावट आ जाती है। इसी कारण अधिक ऊंचाई के पर्वतीय भागों में सदा हिम जमी होती है, यानी कि बर्फ जमी होती है, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई भी काफ़ी मायने रखती है जलवायु के निर्धारण में। पर्वतों की दिशा, पर्वतों की दिशा का जो है हवा पर प्रभाव पड़ता है, और हवा जो होती है एक प्रकार से तापमान एवं दृष्टि को, जो वृष्टि है मतलब जो वर्षा है, वृष्टि को प्रभावित करती है। इस प्रकार पर्वतों की दिशा जो है तापमान को प्रभावित कर जलवायु को प्रभावित करती है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर से आने वाली जो शीत हवा है उनको भारत में प्रवेश करने से रोकता है। अतः हम देख सकते हैं कि जो भारत है, भारत के तापमान शीत में अधिक नहीं गिर पाते। हिमालय एवं पश्चिमी घाट के कारण ही भारत जो है आर्द्र जलवायु प्रदेश बना हुआ है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से अगर बोलें तो एक तो हिमालय हो गया और एक पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मतलब ये वाला केरल और एक प्रकार से ये महाराष्ट्र वाला जो है, केरल से महाराष्ट्र तक, गुजरात तक, तो ये पश्चिमी घाट है। तो यहाँ एक प्रकार से आर्द्र जलवायु बनी हुई है इन्हीं के कारण, ठीक है।
समुद्री प्रभाव की अगर बात करें तो समुद्रों की निकटता और दूरी भी जो है काफ़ी जलवायु को प्रभावित करती है। जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं उनकी जलवायु सम रहती है और जो स्थान दूर रहते हैं उनकी जलवायु कैसी रहती है, विषम रहती है। तो भी हमको ध्यान में रखना है। सागरीय धाराएं भी निकटवर्ती स्थान भागों को प्रभावित करती है। जैसे ठंडी धाराओं के निकट के क्षेत्र अधिक ठंडे और गर्म जलधारा के निकट के क्षेत्र अधिक उष्ण रहते हैं। अतः समुद्रों का प्रभाव जलवायु को विशेष रूप से प्रभावित करता है या प्रभावित करता है। पवनों की दिशा, तो पवनों की दिशा जो विंड्स होती है, पवन की दिशा जलवायु को प्रभावित करती है। ये हमने देखे यहाँ पे ठंडे स्थानों की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है और तापमान को घटा देती है। इस प्रकार हवाएं जलवायु को काफ़ी मात्रा में यहाँ प्रभावित करती है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक हमने देखे, अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, समुद्री प्रभाव और पवनों की दिशा, ये सभी हमने देखे। अब बात कर लेते हैं जलवायु का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स हम बोल सकते हैं इसको। धरातल के उस प्रदेश को जहाँ की प्रतिवर्ष हम देख सकते हैं ऋतु विशेष की औसत दशा समान रहती है, उसे हम क्या बोले, जलवायु। और इसके अलावा एक जो है मतलब एक विद्वान है यूनानी, ठीक है, यूनानी विद्वान है, और इसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम था सुपन। इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। तो जलवायु का वर्गीकरण इनने कटिबंधों के आधार पर किया। कौन कौन से कटिबंध है? उष्ण कटिबंध है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध, फिर 66.5 डिग्री आर्कटिक जो व्रत है उसमें आपको शीत कटिबंध दिखेगा, शीतोष्ण कटिबंध, और ऊपर ध्रुवों वाला है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो हम देख सकते हैं उष्ण कटिबंध हमको देखने को मिलेगा 23.5 डिग्री कर्क से 23.5 डिग्री मकर के बीच में जो भी है कंप्लीट यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको उष्ण कटिबंध देखने को मिलता है, और इस क्षेत्र का औसत तापमान हमको कितना देखने को मिलता है? 20 डिग्री। ठीक है, इसके बाद शीतोष्ण कटिबंध की अगर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंध जो है आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी, दोनों में हमको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं 8 महीने तापमान, यहाँ जो 8 महीने हैं वहाँ तापमान हमको 20 डिग्री से भी कम देखने को मिलता है। अब शीत कटिबंध की अगर बात करें तो शीत कटिबंध पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में अगर देखें तो 66 डिग्री से 90 दोनों उत्तर व दक्षिण दोनों में हमको यहाँ पे ध्रुव तक जो है शीत कटिबंध देखने को मिलता है। और यहाँ कठोर शीत ऋतु होती है तथा ग्रीष्म ऋतु का अभाव पाया जाता है। और यहाँ पे 8 महीने जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है। ध्रुवों पर सदा हिम जमी रहती है। यहाँ ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात भी होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, जलवायु का वर्गीकरण कटिबंध के आधार पर हम देखते हैं कोपेन महोदय जो कि जलवायु को इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो ये इनके अनुसार भी हम कुछ देख लेते हैं जो जलवायु है उसका वर्गीकरण। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण क्या हुआ है, मतलब वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षा के आधार पर रहा है। तापमान, वर्षा के वितरण और वनस्पतियों के आधार पर जो कोपेन है, कोपेन ये व्यक्ति इन्होंने मतलब ये जो है एक प्रकार से 1918 से 1936 के मध्य विश्व के जलवायु प्रदेशों को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। ठीक है, तो 6 प्राथमिक मतलब प्रमुख भागों में इन्होंने बांटा है, जो कि अभी हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद इन्हें उपविभागों तथा फिर लघु विभागों में भी इन्होंने बांटा और अलग अलग सूत्रों में व्यक्त किया। तो हम देख सकते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, मध्य अक्षांशों की आर्द्र सूक्ष्म तापीय अथवा शीतोष्ण जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, उच्च पर्वतीय जलवायु। तो अलग अलग भागों में इनके द्वारा बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एक प्रकार से जो उच्च पर्वतीय जलवायु है उसके बारे में। मतलब हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये तो हमने देख लिया उच्च पर्वतीय। सबसे पहले बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की। तो देखिए हम इसके बारे में अगर देखें तो कोपेन के द्वारा कहा गया है यहाँ पे तापमान जो होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। ठीक है, और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग कैसे होंगे, वर्षा वाले होंगे। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु इसको कहा गया कोपेन के द्वारा। शुष्क जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, वर्षा कम होगी और वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, तो वर्षा कम होगी, वाष्पीकरण अधिक होगा।
तो इस प्रकार की जलवायु को इन्होंने शुष्क जलवायु कहा है। इसके अलावा समशीतोष्ण जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ पे जो शीत है, शीत वाले महीने का तापमान यहाँ पे क्या होगा, 19 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा सबसे उष्ण महीने का जो तापमान है वो हम देख सकते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इसको बोला जाता है समशीतोष्ण जलवायु। फिर मध्य अक्षांशों की आर्द्र सूक्ष्म तापीय तथा शीतोष्ण आर्द्र जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए सबसे अधिक ठंडे महीने का तापमान क्या होगा, 3 डिग्री, तथा सबसे अधिक उष्ण का होगा 10 डिग्री, मतलब इससे कम रहता है 3 डिग्री और ये 10 डिग्री से कम रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मध्य अक्षांशों की आर्द्र सूक्ष्म तापीय या शीतोष्ण आर्द्र जलवायु इसको बोला जाता है। ध्रुवीय जलवायु की अगर बात करें तो प्रत्येक महीने का औसत तापमान कैसा रहता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, तो इसको बोला जाता है ध्रुवीय जलवायु। उच्च पर्वतीय जलवायु की अगर बात करें, विश्व के अधिक ऊंचे पर्वत जहाँ पाए जाते हैं वहाँ क्या कहलाती है, उच्च पर्वतीय जलवायु वहाँ पे पाई जाती है। तो ये तो हमने देखिए जलवायु के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन अर्थात हम बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। अब होता क्या है क्लाइमेट चेंज, देखिए जलवायु के बारे में हमने देखें अभी, मतलब जलवायु परिवर्तन एक प्रकार से हम देख सकते हैं, हम बहुत सुनते हैं आज की डेट में जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के बारे में, पर हम इसके जानने का मतलब एक प्रकार से ये क्यों हो रहा है इसके जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इसका कारण मुख्य रूप से या तो मानव हो सकता है या फिर प्राकृतिक कारण हो सकता है, दोनों ही चीज़ हो सकती है। और जलवायु क्या है वो भी हमने यहाँ पे देख ली है, मतलब मौसम की दीर्घकालीन दशा जो किसी विशाल कालखंड को निर्धारित करती है, जैसे लगभग 30 साल 20 साल ऐसे कुछ मतलब मौसम की दशाओं का योग कहलाता है जलवायु। तो हम यहाँ जलवायु परिवर्तन के बारे में ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन जैसे हम देखें उदाहरण के रूप में कुछ चीज़ें, जैसे कि न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड में एक प्रकार से जो एयर कंडीशनर जो सुपर बाज़ार है उसमें एक प्रकार से सेबों को खरीदना। उसके अलावा हम देखें तो जुलाई में क्या होता है 2005 में मुंबई शहर जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत, उसमें 24 घंटे में 940 मिलीबार वर्षा का होना, ठीक है। महंगे उत्पादों का आकर्षक प्रचार प्रसार होना। इसके अलावा हम देख सकते हैं वर्ष 2005 की जो गर्मी थी उसमें यूरोप में चिली में लू के कारण क्या हुआ था, 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ में डेंगू से भी कुछ लोग बीमारी से प्रभावित हुए थे। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया हूँ सारे, ये क्या है, ये सभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित, यानी जलवायु की दशा में परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण इस प्रकार की स्थिति हमको देखने को मिल रही है अलग अलग प्रकार से। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आखिरकार परिवर्तन है क्या, मतलब परिवर्तन अगर बात करें हम जलवायु परिवर्तन की तो है क्या। जलवायु का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक है मतलब इस तर्क पर अभी तक उलझे हुए हैं कि पृथ्वी किस दर से मतलब गर्म हो रही है और यह कितनी गर्म होगी, परंतु इस बात से सहमत है कि वास्तव में पृथ्वी गर्म हो रही है। मतलब पृथ्वी लगातार कैसी हो रही है, गर्म हो रही है। अब पृथ्वी गर्म कैसे होती है, जैसे देखिए ये वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल में यहाँ पे बहुत सारी वायु उपस्थित है। अब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी तक जो पहुँच पाता है उसको क्या बोला जाता था, सूर्यताप, ठीक है, सूर्यताप बोला जाता था। और सूर्यताप जब वापस नहीं जा पाता है, मतलब वो एक प्रकार से उसको जो वायुमंडल की गैसें है उसको अवरोधक का काम करती है, तो उसके कारण यहाँ पे तापमान कैसा रहता है, तापमान यहाँ पे मतलब एक प्रकार से देखें तो जीवन जीने लायक तापमान बना रहता है। परंतु यही तापमान अगर अधिक हो जाए तो क्या होगा, ये तापमान अधिक किसके कारण होता है, ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ठीक है। ग्रीन हाउस के में जो मुख्य रूप से जो गैस है उसमें CO2 हम देख सकते हैं। CO2 मुख्य रूप से भूमिका निभाती है 55% के ऊपर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर तापमान बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, तो पृथ्वी अचानक से यहाँ पे धीरे से गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो गर्म होगी तो हमारा जो वायुमंडल यानी कि जलवायु परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि आज विश्व जो है पिछले एक प्रकार से 2000 जो वर्ष थे उसके किसी भी समय की अपेक्षा ज़्यादा गर्म है। मतलब पीछे के अगर 2000 वर्षों की तुलना की जाए तो अभी का जो वर्तमान का जो वर्ष है, जो 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी के जो वर्ष है, वो उसमें हमको तापमान सबसे अधिक देखने को मिलता है। मौसम में परिवर्तन थोड़े समय में ही हो सकते हैं, 1 घंटे के लिए बरसात हो सकती है और इसके बाद तेज़ धूप भी निकल सकती है, परंतु जलवायु में भी परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है, ये हमने अभी देखे हैं। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक व पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन होता रहा है
और अतीत की अगर बात करें तो हिमयुग हमको देखने को मिला था, मतलब हिमयुग देखे थे हमने, 4 हिमयुग आए थे। तो इस जलवायु परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। अतीत में ऐसे परिवर्तन होने में बहुत समय, लंबा समय लगा, परंतु वर्तमान में परिवर्तन का दर जो है काफ़ी तेज़ी से हो गया, क्योंकि देखिए जो है बहुत मानव के द्वारा भी काफ़ी विनाश किया जा रहा है यहाँ पे। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप यहाँ पे पृथ्वी हमको गर्म होती हुई नज़र आ रही है तेज़ी से। तो हम देख सकते हैं क्या मतलब जो जलवायु परिवर्तन है उसमें क्या मानव, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो क्या मानव जलवायु में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमको देखना पड़ेगा, जैसे जो एक समय है उसमें सभी जलवायु जो परिवर्तन है प्राकृतिक हुआ करते थे, मतलब कुछ समय पहले की अगर बात करें हम तो पूरा जो मुख्य कारक माना जाता था जलवायु परिवर्तन का वो प्राकृतिक रूप से माना जाता था। मतलब लगभग 220 वर्षों की अगर बात करें, 220 वर्षों से पहले औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है। औद्योगिक क्रांति आई थी, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा होगा आपने। फलस्वरूप मशीनों के द्वारा भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हुआ, मतलब जो औद्योगिक क्रांति आई उसके कारण क्या हुआ, भारी मात्रा में यहाँ मशीनीकरण हुआ, मशीनों का भारी मात्रा में औद्योगिकरण हुआ, तो मशीनों का भारी मात्रा में उपयोग होना शुरू हुआ। और मशीनों के चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी, यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता थी। इसके लिए यहाँ ज़्यादातर उन्होंने क्या हुआ, कोयले तथा तेल जो ईंधन है उसको प्राप्त करने, मतलब एक प्रकार से उससे वो प्राप्त होती थी। तो यहाँ पे उन्होंने जो है जीवाश्म ईंधन, मतलब इस प्रकार की जो ऊर्जा है उनको जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होती थी। और जब इन जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता था तो जलाने से क्या होता था, CO2 प्राप्त होती थी, यानी कि CO2 वायुमंडल में उत्सर्जित होती थी, ठीक है। ये वायुमंडल में उत्सर्जित हो गई। अब औद्योगिकरण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो वायु है उनका भी उत्सर्जन काफ़ी मात्रा में बढ़ा। और इन वायु के जो उत्सर्जन है उनको बोला जाता है क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये मैंने अभी बताया था, ग्रीन हाउस प्रभाव इसको बोला जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं पिछले 200 वर्षों में हमारी जो पृथ्वी है उसकी अगर बात करें तो जो गतिविधि बहुत सारी हुई है हमारी 200 वर्षों में, मतलब जो औद्योगिक क्रांति आई उसके फलस्वरूप। तो गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस वायु की मात्रा काफ़ी उत्सर्जित हुई है। और अब स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि आज के समय में मानव ही एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। मतलब पहले प्राकृतिक माना जाता था, परंतु जब 200 वर्षों के आसपास जो औद्योगिक क्रांति आई तो यहाँ पे मशीनों का उपयोग अधिक मात्रा में बढ़ा। मशीनों को ऊर्जा प्राप्त होती थी किससे, तेल, कोयला जो भी है तो वो जीवाश्म ईंधन कहलाता था। अब जीवाश्म ईंधन के जलाने से CO2 प्राप्त होती थी जो कि वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। इसके साथ में मीथेन जो अन्य गैस है वो भी यहाँ पर उत्सर्जित होने लगी, तो ग्रीन हाउस। अब मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव ही क्या है, ये जलवायु परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाता। तो ये किसका कारक है, ये मानव का। तो हम बोल सकते हैं मुख्य रूप से क्या मानव जलवायु में परिवर्तन ला सकता है, यस। अभी की दृष्टि से या अभी वर्तमान की देखें हम तो वर्तमान में मानव ही एकमात्र है ऐसा जो जलवायु में परिवर्तन ला रहा है, ठीक है। तो उसी के कारण यहाँ पे हमको जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब ग्रीन हाउस गैस एवं जो जलवायु परिवर्तन उसमें क्या संबंध है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी मात्रा में मतलब ये अपने मतलब यहाँ लाभदायक भी है और परंतु हानिकारक भी है। जैसे हमने क्या देखें, जो पृथ्वी है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह पर अनुकूल तापमान का होना ये भी बहुत ज़रूरी है। जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल तापमान बहुत ज़रूरी है। और जो अनुकूल तापमान मिलता है वो उसका मुख्य कारक क्या है, उसका मुख्य कारक ये ग्रीन हाउस गैस ही है, ठीक है, जो कि प्रकाश को रोक कर रखती है। मतलब इसका औसत सतही तापमान कितना देखने को मिलता है, 14.40 डिग्री सेल्सियस। और शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, 4490 डिग्री सेल्सियस। और मंगल ग्रह में आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ जीवन जीने की संभावना नहीं है तो हम नहीं देख सकते, परंतु पृथ्वी में हमको 14.40 डिग्री सेल्सियस ये देखने को मिलेगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। परंतु ग्रीन हाउस गैसों की मतलब मात्रा या फिर जो भी है वो अगर बढ़ जाए तो यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी एक प्रकार से देखें तो बहुत अधिक गर्म हो जाएगी। अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो क्या होता, तो देखो पृथ्वी दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडी होती है, ठीक है। मतलब झुलसा देने वाली गर्मी आती है और एक प्रकार से जमा देने वाली सर्दी आती। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण हमारे लिए एक फ़ायदा हो गया। परंतु जब ग्रीन हाउस वायु बहुत अधिक मात्रा में मतलब समस्या पैदा कर सकती है तो उस समय क्या होता है, इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। परिणाम स्वरूप हम देखने को मिलता है
यहाँ पे हमको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ने लगती है तो ऊष्मा में वृद्धि हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। पृथ्वी के इस प्रकार गर्म होने के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं कि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि यदि हम इसी दर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन या उत्सर्जन करते रहे तो इस वायु का स्तर औद्योगिक क्रांति से पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा। फलस्वरूप क्या होगा, वर्ष 2050 तक पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 5.80 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। हालांकि यह वृद्धि सुनने में कम लगती है, परंतु परिणाम इसके काफ़ी भयंकर हो सकते हैं, तो हमको अभी से सावधानी बरतना चाहिए। अब देखिए, हमने ग्रीन हाउस गैस और जलवायु परिवर्तन में संबंध देख लिए। अब हम बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवायु में परिवर्तन हम देख सकते हैं। तो उसके पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो कार होती है, कार में ग्लासेस, कांच लगी रहती है, ठीक है, गेट में। तो जब कार बंद रहती है तो अंदर एकदम से गर्म क्यों हो जाता है, मतलब यहाँ अगर देखें तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, मतलब जो वायुमंडल में जो गैसें है वो प्रकाश को अंदर तो जाने देती है, परंतु जो कांच है वो उसको बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, तो इसके कारण जो कार है बहुत अधिक गर्म हो जाती है अंदर से। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें तो देखिए, ये जो जलवायु कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रदूषक भी है, मतलब एक CO2 एक प्रदूषक भी है और वायुमंडल का एक प्राकृतिक भाग है, मतलब दोनों ही चीज़ है। वर्तमान में वायु में प्रति लाख अणुओं में से 380 अणु जो है CO2 की है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए इसके उत्सर्जन की मात्रा प्रतिवर्ष 1% की दर से बढ़ रही है। औद्योगिक क्रांति से पहले ये मात्रा कम थी, परंतु बाद में जो है अधिक यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वर्तमान में अगर देखें तो हम देख सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों में 55% से भी अधिक, मतलब 55% की अगर बात करें तो 55% से भी अधिक CO2 ओनली एक ही गैस जिम्मेदार है। CO2 के अणुओं का जीवन काल लंबा होता है एवं वायुमंडल में लगभग 200 वर्षों तक ये रहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हिमनद, मतलब जो ग्लेशियर है, अगर देखें तो जहाँ से एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्गे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई आरंभ की थी। पिछले 50 वर्षों के दौरान यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं 4.8 किलोमीटर तक यहाँ जो बर्फ़ है वो पिघल चुकी है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ये दोनों चीज़ हमने देखें। अब इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कुछ साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमको एक प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं IPCC जिसको बोलते हैं। तो इसके अनुसार अगर देखें तो यहाँ जो 20वीं शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तरी गोलार्ध का औसत तापमान विगत जो 500 वर्ष है, 500 वर्षों की तुलना में हमको काफ़ी अधिक देखने को मिला। तो ये एक साक्ष्य देखने को मिला हमको IPCC के अनुसार। दूसरी चीज़ हमको देखने को मिलती है हिमांक मंडल लगभग लगातार सिकुड़ रहा है, मतलब पिछले कुछ दशक में हमको अंटार्कटिका नीचे आप देख सकते हैं महासागर जो कि हमेशा बर्फ से ढका होता है, तो अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की दर 3 गुना बढ़ गई है। तो ये भी एक साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा महासागरों में अम्लीकरण, मतलब जो महासागर है उनमें अम्लीकरण की पुष्टि की गई है और महासागरों की ऊपरी परत द्वारा अवशोषित जो CO2 की मात्रा है, CO2 की मात्रा प्रतिवर्ष लगभग 2 बिलियन टन की बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत में तापमान 1900 के बाद यहाँ देखें तो 1900 से वर्तमान तक लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तो ये सभी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य है। इनसे सिद्ध होता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं IPCC की। तो IPCC काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम शॉर्ट में IPCC बोलते हैं, और इसकी स्थापना की गई थी मतलब 1988 में, और फाउंडर थे बर्ट बोलिन। हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, हेड आपके होजिंग ली, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP जिसे हम बोलते हैं। तो ये इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, इसको 2007 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, गठित क्यों किया गया था?
जलवायु से संबंधित जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके संबंध में सूचना और सुझाव देने के लिए इसको गठित किया गया था वर्ष 1988 में। तो ये आप थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण देखते हैं। कारण क्या है, मतलब जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें शामिल हो सकती है, एक तो मानवीय और एक प्राकृतिक। देखिए पहले अगर देखें हम तो हमको मानवीय नाम मात्र की देखने को मिलती थी, परंतु आज की डेट में हमको पूरी 100% के आसपास मानवीय कारण ही देखने को मिल रहे हैं। तो मानवीय कारण के अंतर्गत हम देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, भूमि के उपयोग में परिवर्तन, वनोन्मूलन, पशुपालन, कृषि में वृद्धि, ये सभी हमको देखने को मिलते। तो ग्रीन हाउस गैसों तथा जो इस प्रकार हम देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत CO2, साथ में हम देख सकते हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन पृथ्वी के औसत तापमान में काफ़ी वृद्धि कर रहा है। दूसरी चीज़ भूमि का उपयोग में काफ़ी परिवर्तन हुआ, इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार है ये इसके लिए। और इससे जो है सतही के एक प्रकार से एल्बिडो में वृद्धि हुई है। हमने देखे थे ऊष्मा बजट मतलब जो तापमान है वो औसतन समान रहता है, तो ऊष्मा बजट उसको बोलते हैं। उसको हमने क्या बोले थे, एल्बिडो बोले थे। ठीक है, तो जो एल्बिडो है एक प्रकार से अगर देखें सतह की जो एल्बिडो है उसमें काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। और इसके अलावा वन उन्मूलन, पशुपालन, कृषि में वृद्धि, नाइट्रोजन उर्वरकों का कृषि में उपयोग आदि जो क्रिया है जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी यहाँ पर जिम्मेदार मानी जाती है। अब प्राकृतिक कारण में हम देख सकते हैं, प्राकृतिक कारण में हमको सौर विकिरण में बदलाव देखने को मिलता है, टेक्टोनिक जो संचालन प्लेट जो विवर्तनिकी है, जलवायु का विस्फोट है, ये सभी कारक यहाँ पर शामिल हैं। अब सिंपल रूप से अगर बोलें तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण भूमंडलीय ऊष्मन होता है। भूमि का जो ऊष्मा है वो होती है, जिसके लिए जो है प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैसें शामिल है। ग्रीन हाउस गैसें ये मुख्य रूप से शामिल है। तो हम बोल सकते हैं ये मानवीय कारण यहाँ पे सबसे अधिक होता है। अब जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव होते हैं, मतलब उससे क्या परिणाम होते हैं वो हम देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे तापमान में एक छोटे से परिवर्तन से भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन लाने से कहीं अधिक परिवर्तन लाएगा। तो इसके संबंध में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे प्रतिकूल मौसम, घटते हिमनद, पिघलती समुद्री बर्फ, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, पारितंत्र एवं जैव विविधता का ह्रास, मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, अर्थव्यवस्था में प्रभाव। तो चलिए यहाँ पे हम ये देख लेते हैं पहले प्रतिकूल मौसम। तो प्रतिकूल मौसम मतलब जैसे मान लीजिए चक्रवात की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखिए प्रतिकूल मौसम के अंतर्गत चक्रवात, तूफान एवं बाढ़ की समस्याएं बढ़ जाएगी। चक्रवात, साथ में हम देख सकते हैं तूफान और बाढ़ की समस्या यहाँ पे काफ़ी बढ़ती नजर आएगी। अधिकतर जो है स्थान बहुत गर्म, कुछ स्थान सूखाग्रस्त, जबकि अन्य अत्यधिक वर्षा के कारण काफ़ी प्रभावित हो जाएंगे। तो ये कुछ हमको देखने को मिलता है। फिर घटते हिमनद, पिघलती समुद्री जो बर्फ़ है उसके कारण भी काफ़ी यहाँ जो है बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। हिमनद एवं बर्फीली चोटियाँ क्या होती है, जलवायु परिवर्तन में काफ़ी प्रकार से यहाँ पे संवेदनशील का जो है सूचक माना जाता है। संवेदनशील का सूचक इसको माना जाता है। जो पर्वतीय हिमनद है पहले से भी सिकुड़ रहे हैं। आर्कटिक की समुद्री जो बर्फ़ है विशेष रूप से पिछली कुछ गर्मियों से काफ़ी पतली होती जा रही है। इसके अलावा हम देखें समुद्री जल स्तर में वृद्धि, तो समुद्री जल स्तर में वृद्धि के अंतर्गत हम देख सकते हैं जो हिमनद है, हिमनद एवं ध्रुवीय जो बर्फीली चोटियाँ है वो पिघल रही है। तो समुद्री की जो जल मात्रा है वो काफ़ी अधिक बढ़ रही है। इसके अलावा तापमान बढ़ने से भी समुद्री जल में फैलाव हो रहा है और जिससे समुद्री एक प्रकार से जल स्तर में वृद्धि होगी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, छोटे द्वीप, समुद्र तट के जो भी द्वीप है वो जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं पारितंत्र एवं जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको देख सकते हैं। उसके अलावा जीव जंतु को वो जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बनाए रखने में हेतु एक प्रकार से प्रवासन करने के लिए बाध्य होना होगा। जो प्रवासन नहीं कर पाते वे निकट भविष्य में गायब हो जाएंगे, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु गायब हो जाएंगे। जो ठंडी जलवायु के अनुकूल है वे लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो है एक प्रकार से जो जीवन एक प्रकार से जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं वो उनके लायक का नहीं रहेगा, तो वो विलुप्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव, संरक्षित क्षेत्र, प्रवाल भित्ति, इनके लिए सबके लिए बहुत खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है भविष्य में। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो जब मानव ही खतरा बन रहा है खुद के लिए तो सिंपल सी बात है समझ जाना चाहिए खुद को, पर नहीं समझ रहा। तो मानव के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, जैसे आने वाले कुछ वर्षों की अगर बात करें तो जो लू है जिसके कारण काफ़ी मात्रा में यहाँ घातक होती है वो, और अन्य उग्र जो जलवायु परिस्थितियाँ उसके कारण होने वाली जो मौतें हैं, कुछ प्रत्यक्ष परिणाम हैं
जिनका सामना हम कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय रोग जैसे कि मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, पीत ज्वर, डेंगू, ये सभी बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न होगी। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को तत्काल रोका या बदला नहीं जा सकता। ऐसे अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव आने वाले 100 वर्षों तक निरंतर जारी रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है ये, इसलिए मैंने इसको सेपरेट में यहाँ दिखा दिया हूँ। तो कृषि और अर्थव्यवस्था में ये काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पहले हम देख लेते हैं कृषि के बारे में। तो कृषि के अंतर्गत हम देखते हैं, देखिए हमारे मतलब एक प्रकार से जो भारत है, भारत की अधिकांश कृषि की अगर बात करें, भारत के नहीं हर जगह हम देख सकते हैं अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित होती है, जिस पर हम देखें मानसून की अनिश्चितता बनी रहती है। और जलवायु परिवर्तन के कारण हम देख सकते हैं यहाँ पे मानसून और अधिक अनिश्चितता हुआ है, मतलब एक प्रकार से मानसून और अधिक अनिश्चित यहाँ पे हमको बनी हुई है। और साथ ही वर्षा के असामान्य वितरण के कारण बाढ़ होती है, सूखा होता है, तो इसके कारण यहाँ पे ये काफ़ी खतरा यहाँ देखने को मिलता है कृषि में। पूर्वोत्तर भारत की बात करें, जहाँ पे 7 सिस्टर और एक सिक्किम को मिला 8, वहाँ देख सकते हैं हम, तो वहाँ पे हमको काफ़ी मात्रा में बाढ़, चक्रवात, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हमको सूखा, मध्य व उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गर्म लहरें, इन सभी की यहाँ पे जो है विनाश देखने को मिलता है। मृदा की नमी में कमी, तो यहाँ हम देख सकते हैं मृदा की नमी में कमी होती है, साथ में कीटों एवं रोगों के संक्रमण की भी तीव्रता अधिक हो जाती है। CO2 की सांद्रता, जो वायुमंडल में CO2 की सांद्रता है बढ़ने से गेहूं और चावल, सोयाबीन जैसी जो अधिकांश खाद्यान्न फसलें हैं उसमें प्रोटीन एवं अन्य आवश्यक तत्वों की कमी देखी जाएगी, तो उनमें काफ़ी नुकसान होगा। जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, गर्म लहरें की तीव्रता जो है एक प्रकार से पशु के रोगों के लिए काफ़ी यहाँ पे मतलब एक प्रकार से पशु के रोगों के लिए जिम्मेदार साबित हो रही है, जिससे पशु की जो प्रजनन क्षमता है और उसकी दुग्ध क्षमता है, दुग्ध उत्पादन, उसमें कमी देखी जाती है। खाद्यान्न उत्पादन का नुकसान, जो मतलब एक प्रकार से FAO है, FAO यानी कि जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसके अनुसार भारत को वर्ष 2015 की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 125 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का नुकसान हुआ है। साथ में हम देखें जो अनुमान के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे 2100 तक क्या होगा, भारतीय ग्रीष्म मानसून की तीव्रता में 10% तक वृद्धि हो सकती है, यानी कि 2020 अभी चल रहा है, 2100 तक यहाँ पे 10% की वृद्धि हो सकती है। साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे हम बोलते हैं IARI के अनुसार 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर गेहूं के उत्पादन में 4 से 5 मिलियन टन की कमी हमको देखने को मिली है। इसके अलावा सिंधु गंगा नदी जो है उन क्षेत्रों में होने वाली जो गेहूं की उपज है वो भी 51% की कमी देखने को मिली। जलवायु परिवर्तन के कारण जो परागकारी जो कीट है, जो कि इल्लियों को खा जाते हैं, तितलियाँ, मधुमक्खी, इन संख्या में कमी हुई, जिससे कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये सभी हमने कृषि के अंतर्गत जो है जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ेंगे वो देखें। अब अर्थव्यवस्था से संबंधित देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हम देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि मतलब वृद्धि मध्यम आय वाले जो उभरते बाजार है उसके आर्थिक विकास में कमी देखने को मिली, यानी कि ये 0.9% तक घट सकता है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक जो प्रभाव है मध्यम निम्न वर्गीय जो अर्थव्यवस्था उस पर पड़ा है, ठीक है, या पड़ेगा। एक अनुमान के अनुसार अगर देखें हम तो यहाँ जो जलवायु परिवर्तन उसके फलस्वरूप वार्षिक वैश्विक जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका लगभग 5 से 20% तक इसके प्रमाण को कम करने में व्यय हो सकता है। ठीक है, मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए जो रोकने के लिए इसका जो सकल घरेलू उत्पाद का जो मात्रा है इतनी लग सकती है। निर्धनता में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन 15 से यानी कि 15 वर्षों में 45 मिलियन जो भारतीय उसको अत्यधिक निर्धन बना सकता है, जिससे क्या होगा, आर्थिक गति बाधित हो सकती है। कोरल रीफ आपने सुने होंगे, समुद्र में पाई जाती है, एक मूंगा चट्टान से बनती है। ठीक है, कोरल रीफ जो वस्तु एक प्रकार से उसके लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, और जो कि वस्तु एवं सेवाओं के रूप में अनुमानित लगभग $375 बिलियन प्रतिवर्ष उत्पादन करता था। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे जलवायु परिवर्तन आय में असमानता में वृद्धि करेगा, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन में वृद्धि होगी। तो ये सारी चीज़ हमने देखे यहाँ पे। इसके अलावा हम देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें जो है वायुमंडल में कब उत्सर्जित होती है, तो वो हम देख सकते हैं जैसे हम टीवी देखते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। ठीक है,
इसके अलावा हम देख सकते हैं अगर हम लाइट जलाते हैं घर में तो वो भी यहाँ पे इसके उत्सर्जन में सहायक होता है। अगर हम म्यूज़िक सिस्टम चलाते हैं तो वो इसके लिए, वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो ये माइक्रोवेव, ओवन, एयर कंडीशनर, ये सभी चीज़ें जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में काफ़ी सहायक होती है, जो कि वायुमंडल मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी यहाँ पे चिंता का विषय बना हुआ है। उपाय क्या किए जाने चाहिए? तो उपाय हम क्या कर सकते हैं? तो जीवाश्म ईंधन के दहन से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हमको पता है। यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है और इन जीवाश्म ईंधनों का दहन ऊर्जा के लिए मतलब किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं, तो हम भी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। आधुनिक जीवन शैली पूर्णतः ऊर्जा पर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा के उपयोग में कमी लाकर क्या कर सकता है? मतलब जो ऊर्जा है उसका उपयोग किया जा रहा है तो उसकी अगर कमी लाएगी तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। किसके कारण कम किया जा सकता है? मतलब अगर हम ऊर्जा पर निर्भर है और अगर उस ऊर्जा की निर्भरता को कम किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर यह मांग की जा रही है कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। मतलब हम सभी जागरूक हो एवं ऐसी वस्तुओं का उपयोग करें जो कम करके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो। इसके अलावा ग्रीन हाउस मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए उत्तरदायी विभिन्न ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 एक प्रमुख गैस है। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, हवाई जहाज का ईंधन, प्राकृतिक गैस, LPG आदि CO2 के उत्सर्जन को बढ़ावा दे रहा है। तो इन ईंधनों अथवा इनमें प्रयुक्त मतलब इन्हें प्रयुक्त कर तैयार होने वाले जो उत्पादों का प्रयोग कर हम कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं, तो इसमें हमको कमी लाना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से उपाय किया जाना चाहिए, परंतु जो है एक प्रकार से हम क्या उपाय कर सकते हैं ये हमको पता रहना चाहिए। मतलब हम क्या उपाय कर सकते हैं उसके लिए देखिए, बिजली बचाएं। सबसे पहली बात तो होती है मतलब हम छोटे छोटे कार्य करके इसको जो है जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है बिजली बचाए। बिजली कैसे बचाए? जब हम कभी भी बिजली का उपयोग करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों को हवा में उत्सर्जित करते हैं। रोशनी के उपकरण, टीवी, कंप्यूटर आदि जो मैंने अभी बताया उनका प्रयोग ना हो तब उनको बंद कर दें। मतलब जितना प्रयोग हो उतना ही जलाएं और जब प्रयोग ना हो उनको बंद कर दें ताकि उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। इससे क्या होगा? ऊर्जा की भी बचत होगी और पैसों की भी। दूसरा, बस साइकिल का प्रयोग करें तथा पैदल चले और बदलाव लाए। ठीक है। सड़क पर जितनी अधिक कारें होगी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित उतनी अधिक होगी। कोशिश करें कि एक ही गंतव्य स्थान तक जाने के लिए 2 या अधिक लोग एक ही कार का प्रयोग करें। मतलब हम जैसे अगर देखें तो जहां भी संभव हो बस या ट्रेन से सफ़र करें। कम दूरी की यात्रा के लिए पैदल चलें और साइकिल का प्रयोग करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा हम देख सकते हैं जैसे अगर देखें हम कुछ चीज़ें जैसे कि हम अपने माता पिता से अनुरोध करें कि अपने वाहन चलाने की आदत में परिवर्तन लाएं। वाहन को आराम से और निर्धारित सीमा में चलाएं। मतलब बहुत तेज़ गति से चलाते हैं तो वायु में एक प्रकार से जो ध्वनि निकलती है, धुआं, उनके कारण काफ़ी यहाँ पे एक प्रकार से खतरा होता है। और जब कभी भी हम नया वाहन खरीदते हैं तो नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे तो पर्यावरण से संबंधित मतलब पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए इस प्रकार का वाहन खरीदे। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। संसाधन मितव्ययी बने। ठीक, तो यहाँ अपने घर पर एवं विद्यालय में ऊर्जा को संरक्षित करें। जल बचाए, कागज़ बचाए। ठीक है, कचरे में कमी लाए। कागज़ बचाए मतलब आज की डेट में डिजिटल आ गया सारी चीज़, तो हम कागज़ ऑलरेडी ठीक है हो रहा है। ठीक है, कचरे में कमी लाए। जहाँ संभव हो सके वस्तुओं का पुनर्चक्रण करें। अनावश्यक चीज़ों को जैसे प्लास्टिक की थैली इनका प्रयोग ना करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं। स्थानीय उत्पादों को खरीदें। मतलब अगर हम देखें तो स्थानीय बाजार से ताज़ा खाद्य पदार्थ को खरीदें। पैक किए हुए संरक्षित आयातित जो वस्तु है उसके प्रयोग से बचें। दूरस्थ स्थानों पर ट्रक व हवाई जहाज़ द्वारा लाए गए उत्पाद चाहे वे देश से हो या देश के बाहर हो, अत्यधिक ईंधन एवं भंडारण के लिए ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम यहाँ अपने यहीं का सामान खरीदेंगे तो वहाँ से हमारे पास सामान नहीं आएगा, उससे वाहन नहीं चलेंगे ऊपर जो आते हैं और उससे मतलब वायुमंडल को नुकसान नहीं होगा। एक जिम्मेदार उपभोक्ता बने। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसे उत्पादों तथा ऐसी सेवाओं का चयन करें जो पर्यावरण हितैषी हो, ऊर्जा मितव्ययी तरीकों द्वारा निर्मित हो। क्योंकि हम सौर ऊर्जा पर आधारित वाटर हीटर, कुकर जैसे सामानों का उपयोग करें ताकि यहाँ पे वायुमंडल को नुकसान ना हो। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनको बचाने का काम भी करें। ठीक है, तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में वृक्षों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो वृक्ष काटने से बचाएं और साथ में उसकी सेवा करें और अधिक से अधिक हर बार जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर वृक्ष लगाएं।
जलवायु परिवर्तन के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें सीखना होगा, जैसे कि हम देख सकते हैं अधिक से अधिक जानकारी इसके बारे में एकत्र करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके और सबको जो है इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम बता सकें। तो ये सारी चीज़ हम एक प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कुछ पहले हैं, मतलब वैश्विक स्तर पर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे 2015 की बात करते हैं। 2015 में पेरिस जलवायु समझौता अस्तित्व में आया, जिसके प्रावधान हम देख सकते हैं। जैसे तापमान को जो है पूर्व औद्योगिक स्तर यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना और इसे और आगे तक, मतलब हम देखें तो 1.5 डिग्री तक सीमित रखने का प्रयास किया जाएगा। किसके अंतर्गत? पेरिस समझौते के अंतर्गत, पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत। और विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को एक प्रकार से $100 बिलियन उपलब्ध कराना ताकि वो इस दिशा में प्रयास कर सके। फिर UNFCCC की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये इसके बारे में, तो ये जो एक इसके अंतर्गत हमको COP23 देखने को मिलता है। COP23 में जो पहली बार एक्शन प्लान को अंगीकार किया गया था इस प्रकार का। इसके अलावा भारत के अंतर्गत एक आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसकी स्थापना की गई है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। इसी के साथ में हम देखें COP25 पेरिस समझौते के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। इसके अलावा कुछ भारत के अंतर्गत कुछ कार्रवाई है जो कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए यहाँ पर की गई। तो देखिए हम जैसे 2022 की अगर बात करें, 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया, जिसे बढ़ाकर क्या करेंगे 450 गीगावाट करने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में जो है 8 मिशनों का संचालन किया गया है। इसके साथ ही हम देखें तो हमको 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन है उन पर आधारित संसाधनों से लगभग 40% विद्युत शक्ति जो स्थापित क्षमता है उसको प्राप्त करना है। साथ ही 2030 तक 2.5 बिलियन टन COP2 के बराबर का कार्बन सिंक सृजित करना, ये भी यहाँ पे भारत के द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं। और इसके अलावा जो पर्यावरण प्रभाव आकलन है जिसकी हमने अभी वर्तमान में हम देखें एक मसौदा भी उसके द्वारा तैयार किया गया है। आकलन है, राष्ट्रीय वनीकरण है कार्यक्रम, हरित कौशल विकास कार्यक्रम, जैविक कृषि को बढ़ावा देना आदि योजनाओं के संचालन हेतु प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब देखिए जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड अगर हमको यहाँ सस्टेनेबल गोल देखा जाए जो कि 2015 से 2030 तक हमको देखने को मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 17 गोल डिसाइड किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गरीबी मतलब नहीं होना, भूखे नहीं होना। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए यहाँ निर्धारित किए गए 17 2030 तक। तो 13वें नंबर पर हमको क्लाइमेट एक्शन देखने को मिलता है जो कि जलवायु से रिलेटेड है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं विश्व के कुछ जलवायु प्रदेश हैं। अच्छा, उसके पहले अगर देखा जाए पूरे जो हमने कंप्लीट पढ़े हैं जलवायु के बारे में, और अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है निष्कर्ष, ठीक है, तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? मतलब जो धारणीय विकास है, सतत जो डेवलपमेंट है, उसकी विधियों व तकनीकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे कि इसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना चाहिए, जो भी हम हासिल करना चाह रहे हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। साथ ही भारत को स्वदेशी हरित प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है। हमें पृथ्वी एवं उसके संसाधनों के संरक्षण को व्यवहार में लाकर जीवन शैली का हिस्सा बनाने की जरूरत है। और प्रकृति हमारे भरण पोषण करती है, इसके बदले में हमें प्रकृति की देखभाल और उसको संरक्षण में प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं हम विश्व के जलवायु प्रदेशों के बारे में। तो ये हमारा जलवायु प्रदेश हम देखते हैं अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। तो इसके अंतर्गत हमको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि विषुवत रेखीय, सवाना प्रदेशीय या सूडान तुल्य जलवायु, मानसूनी जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय सहारा जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद हम देख सकते हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु, साइबेरिया और ध्रुवीय या टुंड्रा। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। विषुवत रेखीय उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की अगर बात करें तो हमको यहाँ पे देखिए, आप पहले चित्र देख लीजिए। विषुवत रेखा कहाँ होगी आपको पता होगा, जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है उसके आसपास ही हमको ये क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप।
तो इसमें आप देख सकते हैं मध्य अमेरिका, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ठीक है। उसके बाद कुछ इधर देख सकते हैं इंडोनेशिया के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा, मलेशिया, वेस्ट इंडीज, इधर मतलब ईस्ट इंडीज के बाद में फिलीपींस, कंबोडिया, इसके आसपास हमको ये देखने को मिलेगा। तो हमने क्षेत्र क्या देखे, क्षेत्र की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो क्षेत्र में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ठीक है। उसके अलावा हमको देखने को मिलेगा मलेशिया, उसके बाद ईस्ट इंडीज़ या फिर फिलीपींस हम बोल सकते हैं, और कंबोडिया। तो ये सभी हमको देखने को मिले। वायु दाब देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमको काफ़ी निम्न वायु दाब देखने को मिलेगा, ठीक है। कारण क्या होता है, अत्यधिक ताप होता है यहाँ पे। पवन का प्रवाह है, यहाँ हम देख सकते हैं डोलड्रम हमको देखने को मिलता है। डोलड्रम यानी कि शांत क्षेत्र यहाँ देख सकते हैं, और दिन में 4 बजे के आसपास घनघोर वर्षा यहाँ होती है, ठीक है। पवनों का प्रवाह शांत होता है। तापमान की अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान हमको देखने को मिलेगा 15 डिग्री, और अधिकतम तापमान हमको देखने को मिलेगा 40 डिग्री, ठीक है। और वार्षिक तापांतर क्या देखने को मिलेगा, वार्षिक तापांतर 5 डिग्री देखने को मिलेगा, और दैनिक तापांतर हमको 12 डिग्री देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पे हमको संवहनी वर्षा देखने को मिलती है। तो ये हमने पढ़े संवहनी वर्षा क्या होती है। संवहनी वर्षा वार्षिक औसत जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर हमको यहाँ से देखने को मिलती है। आर्द्रता की अगर बात करें तो आर्द्रता 50 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, मतलब 50% से अधिक देखने को मिलती है। वन हम देख सकते हैं, वन यहाँ पे हमको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। उष्ण मतलब जहाँ से देखिए ये वाला जो भाग है इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, और यहाँ पे हमको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, सदाबहार आर्द्र वन। वनस्पति में देख सकते हैं महोगनी, आवनूस के पौधे, आवनूस के रोजवुड, इसके अलावा मैंग्रोव डेल्टाई भाग जो होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, एक मैप भी देखें और साथ में चीज़ें आप नोट करते चलें तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसके बाद हम देख सकते हैं सवाना प्रदेश या सूडान तुल्य जलवायु। तो इसमें हमको देख सकते हैं, देखिए सूडान मतलब होता है, देखिए ये वाला जो भाग है इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा। दक्षिण सूडान में, दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। मध्य अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो ये जो भाग है वेनेजुएला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पूर्वी ब्राज़ील में, अफ्रीका में सहारा ये वाला भाग है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में भी ये हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने देख लिए, ये आप पूरा क्षेत्र है इसको ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे एक तो दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगी, एक तो अफ्रीका में, और एक ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। वायुदाब की अगर बात करें तो ये निम्न वायुदाब पेटी व उच्च वायुदाब पेटी के मध्य है। तो निम्न व उच्च के मध्य। पवन प्रवाह क्या होता है यहाँ का, यहाँ पवन प्रवाह मुख्य रूप से व्यापारिक पवनें होती है, जो कि हमने पीछे पढ़े। व्यापारिक पवनें या फिर हम बोल सकते हैं सन्मार्गी पवनें। सन्मार्गी पवनें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तापमान की अगर बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है मासिक तापांतर, ठीक है। 18 डिग्री सेल्सियस से होता है, और मासिक तापांतर क्या होता है, मासिक तापांतर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 के बीच में होता है। और वार्षिक तापांतर की अगर बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, मासिक तापांतर आपका 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देख सकते हैं हम, देखिए 20 से 30, और जो वार्षिक तापांतर वो 10 डिग्री होता है। आर्द्रता यहाँ पे हम देखें तो आर्द्रता, वर्षा की बात कर लेते हैं। तो वर्षा में क्या होता है, वर्षा हमको यहाँ पे गर्मियों से अधिक वर्षा होती हुई यहाँ पे नज़र आती है। कहाँ पे, सवाना प्रदेश में। आर्द्रता होती है 60 से 75%, जो कि पिछले में 75% थी, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं वन। तो वन जो होते हैं आर्द्र, शुष्क, उष्ण कटिबंधीय, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको शिकार भूमि, ठीक है। उसके बाद वनस्पति की अगर बात करें तो यहाँ पे सवाना घास देखने को मिलेगी और हाथी घास। तो ये सभी हमने देखे किसके बारे में, सवाना प्रदेश या सूडान तुल्य जलवायु के बारे में देखे, जलवायु प्रदेश। अब देखते हैं मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं भारत तुल्य जलवायु, ठीक है। तो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र हम देख लेते हैं पहले।
ये देखने को मिलेगी आपको भारत, म्यांमार, इसके अलावा बांग्लादेश में देखने को मिलेगी, चीन में देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगी। तो ये आप सभी भाग देख सकते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार से। इसके बाद यहाँ देखिए ये वाला भाग है, ठीक है, इधर भी आपको देखने को मिलेगी थोड़ी सी, परंतु यहाँ मुख्य रूप से हम ये देख सकते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। वायुदाब की अगर बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं निम्न वायुदाब, यानी ऋतुओं के साथ वायुदाब में परिवर्तन होता है। पवन प्रवाह हम देख सकते हैं यहाँ मानसूनी पवनें बहती है, ठीक है। इसके अलावा तापमान की अगर बात करें तो गर्मियों में अगर देखें तो गर्मियों में हमको 27 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, कुछ स्थानों में 40 तक पहुंच जाता है। उसके बाद वार्षिक तापांतर हमको देखने को मिलता है 15 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा, औसत वर्षा यहाँ पे हमको देख सकते हैं 40 से लेकर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ देखने को मिलती है। महासागरीय एवं मानसूनी पवनों द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा वर्षा यहाँ पे होती है। आर्द्रता कितनी होती है? शीत व ग्रीष्म ऋतु में कम होती है, शीत व ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? कम। और अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा में अधिक होती है। वन देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर हम बोल सकते हैं मानसूनी वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वनस्पति कौन कौन सी उगती है यहाँ पे? एक तो साल के वृक्ष, एक तो सागौन के, जिसे हम सागवान वृक्ष बोलते हैं, शीशम, बांस, उसके बाद बबूल, ये सभी यहाँ के प्रमुख वृक्ष है इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं शुष्क मरुस्थलीय सहारा जो क्षेत्र है उसमें हम देखें तो हमको यहाँ पे क्षेत्र देख लेते हैं दक्षिण पश्चिमी यूएसए में, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी यूएसए मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं मैक्सिको में, मैक्सिको उसी के नीचे मतलब यहीं पे, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। उसके बाद एशिया में भी ये देखने को मिल रहा है, अरब सागर तरफ मतलब अरब में, ठीक है, ये वाले भाग में आपको देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के कुछ भाग में देखने को मिल रहा है, दक्षिण अमेरिका में देखने को मिल रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं अटाकामा, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में भी ये कालाहारी मरुस्थल के पास ही देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में ये हमको देखने को मिलती है। वायुदाब यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा निम्न, ठीक है। पवन प्रवाह की अगर बात करें तो यहाँ पे भी व्यापारिक पवनें या फिर हम बोल सकते हैं सन्मार्गी पवनें यहाँ पे देखने को मिलती है। तापमान अगर देखें तो सर्दियों में औसत तापमान अगर देखें तो सर्दियों में हमको 10 डिग्री देखने को मिलता है और गर्मियों में 30 डिग्री देखने को मिलता है। वार्षिक अगर बात करें तो वार्षिक में 20 डिग्री देखने को मिलता है। इसके अलावा वर्षा अगर बात करें तो औसत वर्षा यहाँ की अगर देखें तो 10 से 12 सेंटीमीटर देखने को मिलती है और आर्द्रता अति न्यून देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। वन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन देखने को मिलते हैं। अब वनस्पति क्या क्या होगी तो वनस्पति की अगर बात करें तो जो झाड़ी टाइप की जो वनस्पति वो देखने को मिलती है। उसके बाद हम देख सकते हैं नांगफनी, फिर देख सकते हैं हम खजूर, उसके बाद बबूल भी हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं सीरस, अगेव, ये सभी यहाँ की मुख्य वनस्पति के रूप में देखी जा सकती है। उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु की अगर बात करें हम यहाँ पे तो उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु में हमको क्षेत्र की बात कर लेते हैं पहले। तो ये जो है महासागरों के पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके अलावा मध्य अमेरिका ये वाले भाग में, ठीक है। उसके बाद पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलती है, पूर्वी अफ्रीका मतलब ये वाला भाग में हमको देखने को मिलती है। मेडागास्कर आपको दिख रहा है, ये वाला जो मेडागास्कर द्वीप है वहाँ पे। उसके बाद उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया मतलब ये वाला भाग में हमको देखने को मिलेगी। ब्राज़ील में देखने को मिलेगी, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगी कैरेबियाई, फिलीपींस, क्यूबा, ये सभी इधर वाले क्षेत्र में, क्यूबा यहाँ पे देख सकते हैं, फिलीपींस इधर, तो ये वाले क्षेत्र में ये हमको देखने को मिलती है। अब वायुदाब की अगर बात करें तो निम्न वायुदाब,
ठीक है, निम्न वायुदाब पेटी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा पवन की अगर बात करें तो पवन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी व्यापारिक पवनें और सन्मार्गी पवनें। साथ में हम तापमान देखें, तापमान क्या होता है यहाँ का, अधिकतम तापमान कम और वार्षिक तापांतर भी कम होता है, तो दोनों ही कम होते हैं, अधिकतम तापमान भी कम होता है और वार्षिक तापमान जो तापांतर है वो भी कम होता है। आर्द्रता, वर्षा की बात कर लेते हैं तो वर्षा जो है एक प्रकार से औसत वार्षिक वर्षा जो है 58 सेंटीमीटर के आसपास हमको देखने को मिलती है और आर्द्रता 70 से 80% देखने को मिलती है। इसके अलावा जो वन और वनस्पति है वो इससे संबंधित यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आप एक बार मतलब जो है नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। देख लेते हैं आगे और कुछ। चीन तुल्य जलवायु जो है, चीन तुल्य जलवायु की अगर बात करें जिसे हम उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु बोलते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं मध्यवर्ती चीन, मध्यवर्ती चीन मतलब ये देख सकते हैं आप, चीन तुल्य है तो चीन में देखने को मिलेगी। फिर दक्षिणी ब्राज़ील में देखने को मिलेगी, ये ब्राज़ील में हमको देखने को मिली। उसके बाद अर्जेंटीना में देखने को मिलेगी, अफ्रीका में देखने को मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगी, अफ्रीका में भी देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये सारी जो जलवायु है वो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है। अब यहाँ वायु दाब कैसा होता है, काफ़ी उच्च होता है। पवन प्रवाह की अगर बात करें तो वायु की शांत दशा होती है, यहाँ पे वायु कैसी होती है, शांत दशा होती है और इसको एक प्रकार से अक्षांश भी बोला जाता है। तापमान की बात करें तो औसत तापमान हमको 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है और वार्षिक तापांतर 12 से 18 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। वर्षा, तो वर्षा में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्षा है वो 40 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पछुआ पवनों के प्रभाव से शीत ऋतु में वर्षा तथा सन्मार्गी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, शुष्क तथा कम वर्षा होती है एक प्रकार से। आर्द्रता की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत ऋतु आर्द्र होती है। ग्रीष्म शुष्क होगी और शीत कैसी होगी, आर्द्र होगी। वन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। वनस्पति में हमको मिलेंगे ओक, मैग्नीलिया, बीच, मेपल और इस प्रकार के कुछ और जैसे ऐस है, ये सभी वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो अगर देखें हम तो भूमध्य सागर में हमको देखने को मिलते हैं, खास कर ये देखें इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्षेत्र हमको भूमध्य सागर में देखने को मिलता है। जैसे कि इटली, मतलब स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र, इस वाले भाग में यहाँ पे देखने को मिलता है इधर, ये सभी अरब गणराज्य। इसके अलावा कैलिफोर्निया, ये वाले भाग में हम देख सकते हैं कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ये वाले भाग में, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में भी हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सभी भाग में क्षेत्र हमने देख लिए। वायुदाब देखते हैं, यहाँ जो है निम्न वायुदाब पेटी एवं उच्च वायुदाब के मध्य वाला जो है वायुदाब होता है। पवन प्रवाह अगर देखें तो पछुआ पवनें यहाँ पे है देखने को मिलती है। औसत तापमान की अगर बात करें यहाँ पे तो 20 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस कब होता है, ग्रीष्म में। ठीक है, और 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है शीत में, और 10 डिग्री सेल्सियस से 15 होता है काय में, वार्षिक, मतलब एक प्रकार से वार्षिक तापांतर, और दैनिक तापांतर भी अधिक होता है। ठीक है, वर्षा की बात कर लेते हैं तो वर्षा यहाँ पे 40 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा हमको देखने को मिलती है। आर्द्रता कैसी होती है, आर्द्रता ग्रीष्म ऋतु में शुष्क, मतलब ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होती है और शीत ऋतु में आर्द्र होती है। वन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको भूमध्य सागरीय वन देखने को मिलते हैं। वनस्पति में, वनस्पति की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको कार्क, ओक, इसके अलावा जैतून, साथ में हम देख सकते हैं पाइन, रसदार फल भी हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये सभी यहाँ के वनस्पति के रूप में देखे जा सकते हैं।
अब बात करते हैं शीतोष्ण। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जो क्षेत्र हमको देखने को मिलता है यूरोप। ठीक है, और उसके अलावा मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा अर्जेंटीना के कुछ भाग, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो हम देख सकते हैं यूरोप में भी हमको देखने को मिलेगी, मध्य एशिया में भी ये देखने को मिलेगी, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद अर्जेंटीना मतलब इधर वाला भाग में भी, अफ्रीका में भी देखने को मिलेगी। तो उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये सभी भागों में हमको ये देखने को मिली। वायुदाब देख लेते हैं। वायुदाब यहाँ का हमको देखने को मिलता है निम्न। ठीक है, और प्रवाह, तो यहाँ पे हमको पछुआ पवन और साथ में ध्रुवीय पवन भी देखने को मिलती है। तापमान की अगर बात करें तो तापमान 26 डिग्री सेल्सियस गर्मी में। ठीक है, और शीत ऋतु में देखें तो इस हिमांक से नीचे होता है। अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री प्रभाव के कारण औसत तापमान कितना होता है, 10 डिग्री होता है। अब वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा जो है 40 से 70 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। और आर्द्रता गर्मियों में अधिक और सर्दियों में कम। तो गर्मियों में जो होती है अधिक होती है और सर्दियों में कैसी होती है, कम होती है। वन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ घास के मैदान होंगे वन के अलावा। ठीक है, तो घास के मैदान हम देख सकते हैं स्टेपी यूरेशिया में देखने को मिलता है, प्रेरी अमेरिका में देखने को मिलता है, पम्पास ये दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद हम देख सकते हैं बेल्ट हमको देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद डाउन से देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। तो अलग अलग घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। उसके बाद है ब्रिटिश तुल्य जलवायु। तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र देख लेते हैं पहले। तो ये एक प्रकार से ब्रिटिश कोलंबिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप। ठीक है, इसके अलावा तटीय चिली में भी हमको देखने को मिलेगा, तस्मानिया में भी देखने को मिलेगा और न्यूजीलैंड में भी। जैसे ये देख सकते हैं, देखिए क्षेत्र ये दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार की जलवायु। वायुदाब जो रहता है निम्न रहता है। पवन प्रवाह की अगर बात करें तो यहाँ भी हमको पछुआ पवने और कुछ जो है ध्रुवीय पवने देखने को मिलती है। तापमान की अगर बात करें तो औसत तापमान यहाँ पे शीत ऋतु में औसत तापमान देख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, और वार्षिक तापांतर की अगर बात करें तो 8 से 12 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। इसके बाद वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा यहाँ पे 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। और आर्द्रता जो है शीत में अधिक होती है। वन उपध्रुवीय वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और वनस्पति में चीड़, देवदार, ओक और पाइन, ये सभी देखने को मिलते हैं। फिर हम देख सकते हैं साइबेरिया तुल्य जो जलवायु है उसमें एक नज़र देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका क्षेत्र। तो क्षेत्र कनाडा का उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें, ठीक है, उसका उत्तरी भाग। उसके बाद है यूरेशिया, ठीक है, रूस, साइबेरिया भाग। जैसे ये भाग देख सकते हैं आप, देखिए ये वाले भाग है ध्रुवीय क्षेत्र में, यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की निम्न मतलब मध्य की पेटी होती है, उच्च के मध्य की पेटी होती है। पवन प्रवाह की अगर बात करें, पछुआ व ध्रुवीय पवन प्रवाह यहाँ देख सकते हैं। तापमान की अगर बात करें तो वार्षिक तापांतर यहाँ देख सकते हैं हम 55 डिग्री के आसपास होता है। और विश्व का न्यूनतम तापमान हम देख सकते हैं यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है, -55 और -58 जो है एक प्रकार से बर्फयांश मतलब यहाँ रूस के पास हम देख सकते हैं बर्फयांश में 58 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। वर्षा की अगर बात करें तो यहाँ एक प्रकार से 38 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती है औसत वर्षा। आर्द्रता जो होती है काफ़ी न्यून होती है। और वन यहाँ पे हम देख सकते हैं टेगा,
शंकुधारी और कोणधारी, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं लार्च, स्पूस, मास, लाइकेन, ये सभी यहाँ पे देख सकते हैं हम, चीड़, देवदार, फर, ये सभी प्रकार की वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। अब ध्रुवीय, एक प्रकार से अगर देखें तो ध्रुवीय जलवायु और टुंड्रा जलवायु, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ध्रुवीय जलवायु है उसका प्रदेश, तो यहाँ देखिए देखिए यहाँ पे हमको काले क्षेत्र में क्या दिख रही है, काले क्षेत्र में हमको दिख रही है, ये देखिए ये वाली जो है टुंड्रा जलवायु, और टेगा जलवायु जो है ये देखिए ग्रे कलर में जो दिख रही नीचे, ठीक है। तो इसके प्रदेश देख लेते हैं हम, तो ये भी उत्तरी कनाडा में देखने को मिलेगी, दूसरा उत्तरी एशिया ये वाले भाग में, उसके बाद साइबेरिया ध्रुवों में। वायुदाब की अगर बात करें तो उच्च वायुदाब यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। पवन प्रवाह की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ध्रुवीय पवनें देखने को मिलती है, ठीक है। और वार्षिक तापांतर की अगर बात करें तो यहाँ वार्षिक तापांतर हमको देखने को मिलता है 40 से 50 डिग्री तक। वर्षा यहाँ देखने को मिलती है, वर्षा 25 सेंटीमीटर औसत, आर्द्रता निम्न। और वन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको टुंड्रा वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वनस्पति में हमको केवल ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे हमको 2 से 3 माह तक वनस्पति का विकास देखने को मिलता है, ठीक है। अधिकतर समय तो बर्फ़ जमी रहती है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखिए सभी जो जलवायु प्रदेश है उसके बारे में यहाँ पे देखा है। चलिए एक बार नज़र घुमा लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं, ताकि एक बार और पिक्चर क्रिएट हो जाए दिमाग में। तो हम देख सकते हैं हमने जलवायु के बारे में यहाँ पे देखा है, तो जलवायु क्या होती है उसके बारे में देखा, जलवायु की विशेषताएं, प्रकार देखा उसका, जलवायु को निर्धारण करने वाले कारक के बारे में जाने, जलवायु का वर्गीकरण देखा, कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। अब जलवायु परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर जाने। इसके बाद मानव के द्वारा परिवर्तन लाया जा रहा है वो भी हमने यहाँ देखे, ग्रीन हाउस गैस से संबंध देखे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संबंध देखे, जलवायु परिवर्तन के कुछ साक्ष्य देखे, आईपीसीसी के बारे में जाना, जलवायु परिवर्तन के कारण, उसके बाद जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में देखे। साथ में हमने कृषि पर प्रभाव क्या पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देखा। उपाय क्या किया जाना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं वो भी देखे, वैश्विक स्तर पर प्रयास और भारत स्तर पर। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसके स्थान कहाँ वो भी हमने देख लिया। यहाँ पे विश्व के कुछ जलवायु प्रदेश और इनके बारे में हमने विस्तार से जाना, जैसे कि सबसे पहले हमने देखे विषुवत रेखीय सवाना प्रदेश, मानसूनी जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय, उष्णकटिबंधीय चीन तुल्य जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, साइबेरिया तुल्य जलवायु। इसके अलावा हमने देखें ध्रुवीय जलवायु। तो ये हमारा सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और अब जो है एक प्रकार से आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, पेपर फर्स्ट का बी पार्ट की, ठीक है। अब जो सेकंड यूनिट है उसमें पढ़ेंगे अपन इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें, और नहीं पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या कमी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।